हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम इनसाइट। आज हम देखेंगे 20 फरवरी 2025 के द हिंदू में आए हुए सभी आर्टिकल और एडिटोरियल को जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, और साथ ही में हर एक टॉपिक के पॉइंट वाइज नोट। तो वीडियो में बने रहे, और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज हम देखते हैं द हिंदू के न्यूज़पेपर में कुल 5 आर्टिकल और एडिटोरियल है जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, जो कि आया हुआ है ट्रांसलोकेशन ऑफ अफ्रीकन चीता, जो कि रिलेटेड है इन्वायरमेंट से। और इसके न्यूज़पेपर की हेडिंग है नाइदर इकोलॉजिकल सस्टेनेबल नॉर इथिकल, न्यू स्टडी एक्सप्रेस कंसर्न ओवर ट्रांसलोकेशन ऑफ अफ्रीकन चीतास। तो देखते हैं क्या हुआ। तो एक नई स्टडी की चिंता जताती है कि भारत में अफ्रीकी चीतों को लाने का प्रोजेक्ट सही नहीं हो सकता। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह कदम न तो पर्यावरण के लिए सही है और न ही नैतिक। यह प्रोजेक्ट जो भारत में चीतों को दोबारा बसाने के लिए शुरू किया गया था, शायद जानवरों या पारिस्थितिकी तंत्रों इकोसिस्टम के लिए अच्छा ना हो। मुख्य बिंदु, व्हाट इज़ द चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट। भारत में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाकर उन्हें मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बसाया। इसका मकसद था कि चीतों की संख्या बढ़ाना, क्योंकि भारत में चीते 70 साल पहले विलुप्त हो गए थे। यह कदम वन्यजीव संरक्षण यानी कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करने के लिए उठाया गया। वाई इज़ द स्टडी रेजिंग कंसर्न। अलग पर्यावरण, अफ्रीकी चीते खुले मैदानों में रहने के आदी हैं, जबकि कुनों में घने जंगल है जो उनके लिए उपयुक्त नहीं हो सकते। चीतों की मौत, कई चीते पहले ही मर चुके हैं, जिससे उनकी जीवित रहने की संभावना पर सवाल उठ रहे हैं। पर्याप्त शिकार नहीं, कुनो पार्क में चीतों के लिए पर्याप्त शिकार उपलब्ध नहीं हो सकता, जिससे भूख और अन्य जानवरों से टकराव हो सकते हैं। अनैतिक प्रयोग, वैज्ञानिकों का कहना है कि जानवरों को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप ले जाना एक अनैतिक प्रयोग हो सकता है। बेहतर विकल्प, स्टडी का सुझाव है कि भारत को अपने मौजूदा वन्यजीवों की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। वाई इज दिस इम्पोर्टेंट। अगर चीते भारत में जीवित नहीं रह सके तो पूरा प्रोजेक्ट विफल हो जाएगा। संरक्षण के प्रयास में उन्हीं जानवरों पर केंद्रित होने चाहिए जो भारत के प्राकृतिक पर्यावरण में पहले से रहते हैं। अगर यह प्रोजेक्ट सफल नहीं हुआ तो इससे न केवल चीतों को नुकसान होगा, बल्कि भारत के वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम को भी नुकसान हो सकता है। व्हाट कैन बी डन। विशेषज्ञों का सुझाव है कि बाघों और तेंदुओं जैसे अन्य बड़े जानवरों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किए जाए। वन्यजीव को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप ले जाने से पहले और रिसर्च की ज़रूरत है। सरकार को पहले भारत के मौजूदा वन्यजीवों की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। कंक्लूजन, स्टडी बताती है कि अफ्रीकी चीता स्थानांतरण प्रोजेक्ट जोखिम भरा, अस्थिर और अनैतिक हो सकता है। चीतों को ज़बरदस्ती भारत के माहौल में ढालने के बजाय हम अपने प्राकृतिक वन्यजीवों की रक्षा पर ध्यान देना चाहिए। सफल और नैतिक रूप से सही संरक्षण के लिए एक बेहतर योजना की ज़रूरत है। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, जो कि आया हुआ है सेकेंड एनुअल पोलराइज मूनलाइट, रिलेटेड है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। और इसकी न्यूज़पेपर की हेडिंग है ओनली सेकेंड एनिमल टू फाइंड इट्स वे बाय पोलराइज मूनलाइट फाउंड। तो वैज्ञानिकों ने एक ऐसा जानवर खोजा है जो चंद्रमा की ध्रुवीकृत रोशनी का इस्तेमाल कर रास्ता ढूंढ सकता है। यह ऐसा करने वाला दूसरा जानवर है। यह को समझने में मदद करेगी कि जानवर रोशनी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। यह जीव बहुत ही दुर्लभ विशेषता वाले जीवों के छोटे समूह में शामिल हो गया है। मुख्य बातें, व्हाट इज़ पोलराइज मूनलाइट। जब चंद्रमा की रोशनी वायुमंडल में बिखरती है तो एक खास पैटर्न बनता है, जिसे पोलराइजेशन कहते हैं। कुछ जानवर इस पोलराइज मूनलाइट को देख और समझ सकते हैं, खासकर अंधेरे या सपाट जगहों में रास्ता खोजने के लिए। विच एनिमल हैज़
दिस एबिलिटी। वैज्ञानिकों ने पाया कि ग्लासविंग तितली चंद्रमा की ध्रुवीकृत रोशनी की मदद से रास्ता ढूंढ सकती है। इससे पहले डंग बीटल ही ऐसा करने वाला एकमात्र जानवर था। वाई इज दिस इम्पोर्टेंट? जानवरों की नेविगेशन की क्षमता को समझने के लिए मदद मिलेगी। कुछ जीव सिर्फ सूरज और ज़मीन के निशानों पर निर्भर नहीं रहते। वैज्ञानिकों को कम रोशनी में कीड़ों के व्यवहार को बेहतर समझने में मदद मिलेगी। यह तकनीक के क्षेत्र में भी मददगार हो सकता है, जैसे कि प्राकृतिक तरीके से प्रेरित बेहतर नेविगेशन सिस्टम विकसित करना। हाउ डिड साइंटिस्ट डिस्कवर दिस? शोधकर्ताओं ने तितली की हरकतों को एक नियंत्रण प्रयोग में अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि यह तितली केवल चंद्रमा की रोशनी के सहारे भी रास्ता खोज सकती है, जिससे इसकी खासियत साबित हुई। कंक्लूजन: यह खोज समझने में मदद करेगी कि जानवर प्राकृतिक रोशनी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ग्लासविंग तितली अब दूसरा ऐसा जानवर बन गया है जो ध्रुवीकृत चंद्रमा की रोशनी से दिशा पहचान कर सकता है। आगे और रिसर्च से ऐसे और जीवों के बारे में पता चल सकता है। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलेटेड है इकोनॉमी से। और इसकी न्यूज़पेपर की हेडिंग है ऑन बिल्डिंग रिसाइलेंट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंटरनेट और मोबाइल के बढ़ते इस्तेमाल के कारण मजबूत और भरोसेमंद टेलीकॉम नेटवर्क की ज़रूरत बढ़ रही है। अगर टेलीकॉम सेवाएं बाधित होती है तो बिजनेस, इमरजेंसी सेवाएं और रोज़मर्रा की बातचीत में बड़ी परेशानी हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि प्राकृतिक आपदाओं, साइबर हमलों और तकनीकी खराबी से निपटने के लिए मजबूत टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। मुख्य बातें: व्हाट इज़ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर? इसमें मोबाइल टावर, फाइबर ऑप्टिक केबल, डेटा सेंटर और सैटेलाइट शामिल है, जो संचार और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती है। मजबूत टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से तेज, बिना रुकावट और सुरक्षित कनेक्टिविटी मिलती है। वाई इस रिसाइलेंट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट? सर्विस बाधित होने से बचाता है। यह कॉल, इंटरनेट और इमरजेंसी संचार को स्थिर बनाए रखता है, चाहे कोई आपदा हो। डिजिटल ज़रूरतों को पूरा करता है। ज़्यादा लोग स्मार्टफोन और इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मजबूत नेटवर्क की ज़रूरत है। साइबर हमलों से बचाव करता है। हैकर्स टेलीकॉम नेटवर्क पर हमला कर सकते हैं, इसलिए बेहतर सुरक्षा की ज़रूरत है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। मजबूत टेलीकॉम सिस्टम बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने में मदद करता है। चैलेंजेस इन बिल्डिंग रिसाइलेंट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर: प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, बाढ़ और तूफान टेलीकॉम नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकते हैं। साइबर हमले का खतरा: हैकर्स सर्विस बाधित कर सकते हैं और डेटा चुरा सकते हैं। उच्च लागत: मजबूत टेलीकॉम सिस्टम बनाने में बहुत ज़्यादा पैसे लगता है। सरकारी नियम और बाधाएं: कई बार सरकारी नियम और नीतियां नेटवर्क विस्तार में रुकावट डालती है। हाउ कैन वी बिल्ड स्ट्रॉन्गर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर? नई तकनीक का इस्तेमाल, 5G, फाइबर ऑप्टिक केबल और क्लाउड कंप्यूटिंग से नेटवर्क तेज और भरोसेमंद बन सकता है। आपदा रोधी नेटवर्क बनाना, अंडरग्राउंड केबल और मजबूत टावर आपदाओं में नुकसान से बचा सकते हैं। बेहतर साइबर सुरक्षा उपाय, एन्क्रिप्शन और फायरवॉल टेलीकॉम सिस्टम को हैकिंग से बचा सकते हैं। सरकार और निजी क्षेत्र का निवेश, नेटवर्क को फैलाने और अपग्रेड करने के लिए ज़्यादा फंडिंग की ज़रूरत है। कंक्लूजन: भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना जरूरी है। नई तकनीक, आपदा रोधी उपाय और साइबर सुरक्षा में निवेश करना बेहद ज़रूरी है। एक मजबूत टेलीकॉम सिस्टम से निर्बाध संचार, सुरक्षा और आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर, जो कि है ट्रम्प रेसिप्रोकल टैरिफ, जो कि रिलेटेड है पॉलिटी से। और इसकी न्यूज़पेपर की हेडिंग है नो वन आर्ग्यू विथ मी, ट्रम्प ऑन रेसिप्रोकल टैरिफ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि उन देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि प्रतिशोधी कर लगाएंगे जो अमेरिकी सामान पर टैक्स लगाते हैं।
उन्होंने दावा किया कि जब उन्होंने ऐसे टैक्स लागू किए तो कोई भी देश उनसे बहस करने की हिम्मत नहीं करता था। ट्रंप का यह बयान दिखाता है कि वह अमेरिकी उद्योगों की रक्षा के लिए सख्त व्यापार नीतियों में विश्वास रखते हैं। मुख्य बातें: व्हाट आर रेसिप्रोकल टैरिफ्स? अगर कोई देश अमेरिकी सामान पर ज़्यादा टैक्स लगाता है तो अमेरिका भी उसी तरह जवाब देगा। इसका मकसद व्यापार को समान बनाना और दूसरे देशों को अमेरिकी बाजार का गलत फायदा उठाने से रोकना है। ट्रंप मानते हैं कि इस रणनीति से अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिलेगा। व्हाट डिड ट्रंप से? उन्होंने दावा किया कि जब उन्होंने यह नीति लागू की तो कोई देश उनसे बहस नहीं कर सका। उनका मानना है कि बाकी देश मजबूत व्यापार नीतियों का सम्मान करते हैं और अमेरिका से व्यापार युद्ध से डरते हैं। उन्होंने संकेत दिया कि अगर वह फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो इस नीति को दोबारा लागू करेंगे। वाई इज़ दिस इम्पोर्टेंट? व्यापार युद्ध वैश्विक बाजारों को प्रभावित कर सकता है। अगर अमेरिका ज़्यादा टैक्स लगाएगा तो बाकी देश भी जवाबी टैक्स लगा सकते हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित होगा। अमेरिकी कंपनियों को फ़ायदा हो सकता है। विदेशी सामान पर ज़्यादा टैक्स लगाने से लोग अमेरिकी उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे। वैश्विक संबंध प्रभावित हो सकते हैं। कुछ देश इस दबाव को पसंद नहीं करेंगे और अमेरिका के खिलाफ कड़े कदम उठा सकते हैं। हु विल दिस अफेक्ट? चीन, यूरोप और अन्य बड़े व्यापारिक साझेदार। अगर वे अमेरिकी सामान पर ज़्यादा टैक्स लगाते हैं तो उन्हें भी ज़्यादा टैक्स का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी ग्राहक: विदेशी सामान महंगा हो सकता है जिससे कई प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ सकते हैं। अमेरिकी निर्माता: उन्हें फ़ायदा हो सकता है क्योंकि विदेशी सामान के मुकाबले उनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा बिक सकते हैं। व्हाट नेक्स्ट? अगर ट्रंप 2024 का चुनाव जीतते तो वह सख्त ट्रैफिक नीति वापस ला सकते हैं। दूसरे देश नए व्यापार समझौते कर सकते हैं या बदले में अमेरिकी टैक्स बढ़ा सकता है। दुनिया की अर्थव्यवस्था में बदलाव आ सकता है क्योंकि व्यापार नीतियाँ फिर से बदल सकती है। निष्कर्ष: ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ नीति उनके अमेरिका फर्स्ट व्यापार विचार को दर्शाती है। इससे कुछ उद्योगों को फ़ायदा होगा लेकिन कीमतें बढ़ने और व्यापार विवाद होने की भी संभावना है। अगर ट्रंप सत्ता में लौटते हैं तो वैश्विक व्यापार नीति में बड़ा बदलाव हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा लास्ट आर्टिकल जो कि है मणिपुर पॉलिटिक्स। तो ये रिलेटेड है पॉलिटिक्स है और इसमें 2 आर्टिकल आए हुए हैं आज। तो पहले आर्टिकल की हेडिंग है मणिपुर इज़ इन नीड ऑफ ग्रेटर कॉमन गुड पॉलिटिक्स और सेकंड की हेडिंग है न्यूज़पेपर में म्यांमार मणिपुर एंड स्ट्रेन बॉर्डर। तो दोनों को कंबाइन करते हम समझते हैं। तो मणिपुर में जातीय संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा की घटनाएं बढ़ रही है जिससे समुदायों के बीच गहरी दरार आ गई है। म्यांमार से लगी सीमा अवैध गतिविधियों, उग्रवाद और तनाव का केंद्र बन गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि सामूहिक भलाई की राजनीति से मणिपुर में शांति लाई जा सकती है और व्यापार म्यांमार सीमा को मजबूत किया जा सकता है। मुख्य बातें: मणिपुर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एंड पॉलिटिकल इशू। जातीय झड़पें, मेतेई और कुकी समुदायों के बीच तनाव से हिंसा, घरों की बर्बादी और जानमाल का नुकसान हुआ है। कमजोर प्रशासन, लगातार राजनीतिक अस्थिरता के कारण सरकार संकट को हल नहीं कर पा रही है। जनजीवन प्रभावित, लोग घर, नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं खो रहे हैं। इंटरनेट बंदी और पाबंदियां, सरकार सूचना के प्रवाह को रोकने के लिए इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा रही है। व्हाट इज़ कॉमन गुड पॉलिटिक्स? इसका मतलब है ऐसी सरकार बनाना जो सभी समुदायों के हित में काम करे, न कि सिर्फ एक वर्ग के लिए। नेताओं को छोटे राजनीतिक फायदे के बजाय दीर्घकालीन समाधान और एकता पर ध्यान देना चाहिए। शांतिपूर्वक संवाद और न्यायपूर्वक नीतियों से सरकार पर लोगों का विश्वास बहाल किया जा सकता है। म्यांमार मणिपुर बॉर्डर इशू, अवैध प्रवासन
म्यांमार से राजनीतिक संकट के कारण वहाँ के लोग बड़ी संख्या में मणिपुर आ रहे हैं। नशे और हथियारों की तस्करी। खुली सीमा से नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी बढ़ रही है, जिससे अपराध और हिंसा बढ़ रही है। उग्रवाद और विरोधी गुट। कुछ उग्रवादी संगठन म्यांमार की ज़मीन का इस्तेमाल भारत में हमले करने के लिए कर रहे हैं। सीमा पर बाड़ लगाने का विवाद। भारत सीमा पर बाड़ लगाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन स्थानीय लोग इससे लेकर बटे हुए हैं। वाई आर दिस इशू कनेक्टेड? जातीय संबंध। मणिपुर में कई समुदायों के म्यांमार में सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध है, जिससे सीमा सुरक्षा नीतियाँ और जटिल हो जाती है। कमजोर कानूनी व्यवस्था। मणिपुर में अस्थिरता के कारण सीमा की निगरानी और सुरक्षा मुश्किल हो जाती है। आर्थिक प्रभाव। सीमा पार व्यापार प्रभावित हो रहा है, जिससे मणिपुर की अर्थव्यवस्था और स्थानीय व्यापार को नुकसान हो रहा है। व्हाट शुड बी डन? शांतिपूर्वक राजनीतिक संवाद को बढ़ावा दिया जाए, सभी समुदायों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल किया जाए, सीमा सुरक्षा को मजबूत किया जाए, बाड़बंदी निगरानी और म्यांमार सरकार के साथ सहयोग बढ़ाया जाए, सभी जातीय समूहों के लिए समान नीतियाँ बनाई जाए ताकि हर समुदाय को समान अवसर और सुरक्षा मिले। मणिपुर की अर्थव्यवस्था को विकसित किया जाए, व्यापार, शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाए जाए, जिससे लोग अवैध गतिविधियों पर निर्भर न रहे। कंक्लूजन। मणिपुर की आंतरिक समस्याएं और म्यांमार के साथ सीमा विवाद आपस में जुड़े हुए हैं। सामूहिक भलाई और राजनीतिक एकता, न्याय और स्थायी शांति को बढ़ावा दिया जा सकता है। मजबूत सीमा नीतियाँ, आर्थिक विकास और सभी समुदायों के साथ न्याय से इस क्षेत्र में स्थायी समाधान मिल सकता है। तो ये थे आज के हमारे आर्टिकल। तो आज कम आर्टिकल थे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।